बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक। एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागोन 10 साइडेड पॉलीगॉन। तो हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, यानी अंदरूनी जाविया जो उनसे होते हैं, अंदर वाले एंगल्स होते हैं, उनका सम निकालना है। और जो फिगर है वो यहाँ पे डेकागोन दी गई है। डेकागोन कौन सी होती है? 10 साइडेड पॉलीगॉन होती है। ऐसी फिगर जिसकी 10 साइड्स होती हैं उसे डेकागोन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी के बारे में लिखते हैं कि हमारे पास जो साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स हैं डेकागोन की, वो कितनी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ आ डेकागोन इज इक्वल टू, वो आ गई 10। ठीक है, अब हम जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला है जिसकी मदद से इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बुक पे आए पेज 177 पे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास से फॉर्मूला लिखा हुआ है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर एंगल, द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। एन साइडेड पॉलीगॉन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, जो भी पॉलीगॉन होगी, एन का मतलब यहाँ पे देखें n-2 मल्टीप्लाई 180 है। तो इस एन का मतलब आपकी जोन सी भी फिगर होगी, यानी पॉलीगॉन में से जोन सी भी फिगर होगी, 5 साइडेड वाली, 6 साइडेड वाली, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, उनमें से एन जो है वो हम लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो कि हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और किसका इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करने को बोला गया है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागोन। तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ डेकागोन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे वो है n-2 मल्टीप्लाई 180। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। किसी भी इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगॉन का फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है n-2 मल्टीप्लाई 180। तो n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, जो भी हमारी पॉलीगॉन की साइड होंगी, तो नंबर ऑफ साइड डेकागोन कितनी है? 10। तो n की जगह 10 लगाया, -2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 10 में से 8 माइनस किया, 10 में से 2 माइनस किया, 8 आ गया, मल्टीप्लाई 180। अब 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 180 के साथ, तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 180, तो ये हमारे पास आ गया 1440। ठीक है, और ऊपर हम डाल देंगे डिग्री। ठीक है, क्योंकि उसने एंगल पूछा है ना, तो इसलिए एंगल के लिए ऊपर यूनिट आ जाएगा डिग्री। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपको उसने साइड्स दे दी हुई थी कि कितनी साइड्स हैं। ठीक है, तो 10 साइड्स थी, तो नंबर ऑफ साइड्स लिख दी डेकागोन की, और वो आ गई हमारे पास 10 है। उसके बाद इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। किसी भी जो इंटीरियर एंगल है पॉलीगॉन का, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है उसके इंटीरियर एंगल का n-2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, तो यहाँ n की जगह हमने n की वैल्यू पुट करनी है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागोन आ जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। तो अब हमें हेक्सागोन का हर एंगल बताना है कि वो कितना होता है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हेक्सागोन जो है वो 6 साइडेड फिगर होती है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको जुबानी याद रखनी है कि डेकागोन 10 साइडेड होती है, हेक्सागोन 6 साइडेड होती है। ठीक है, और हेप्टागोन 7। इस तरह से आगे जब हम पढ़ेंगे तो मजीद जोन सा आएगा वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक एंगल बताना है, ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं? 6 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ हेक्सागोन। एक हेक्सागोन की टोटल साइड्स होती हैं 6 है। ठीक है, और हमने ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखें 177 पेज पे साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला, ये सारी की सारी जो जितनी भी वो फिगर होगी उसकी सारी साइड्स के टोटल सम का इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है, लेकिन ये एक एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगॉन की एक जो साइड है उसके एंगल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है इन चीज़ों को। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ईच इंटीरियर एंगल। हमने हर एक इंटीरियर एंगल बताना है कि कितने, जाहिर बात है जितना एक होगा उतने ही बाकी होंगे, उतने उतने के। ठीक है, ईच इंटीरियर एंगल किसका निकालना है? ऑफ अ हेक्सागोन। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑफ अ हेक्सागोन, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना उसी स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। ये एंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री और इसको डिवाइड कर देना है n पे। तो ये फॉर्मूला आपने ज़बानी याद रखना है, ठीक है। n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन वो क्या है 6, तो n की जगह 6 लगाया, -2 मल्टीप्लाई आ गया 180 और डिवाइड में फिर n है, तो n का मतलब नंबर ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन वो है 6, यहाँ पे आ गया 6 है। तो 6 - 2 क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई 180 ओवर आ गया 6 है, ठीक है। अब 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 180 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास आ गया 720 ओवर आ गया 6 है। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम 6 पे, डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया 120 और ऊपर आ जाएगा डिग्री, ठीक है। इसका मतलब कि एक साइड का जो एंगल है, हर इंटीरियर एंगल जो है हेक्सागोन का वो 120 डिग्री का होगा। रहीम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है व्हाट इज द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। अब पेंटागन का हमने हर एक्सटीरियर एंगल बताना है। अब यहाँ पे जो अहम बात है इन क्वेश्चन में वो ये है, एक तो आपको साइड्स का इल्म होना चाहिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में था डेकागोन, तो डेकागोन 10 साइडेड, दूसरे में था हेक्सागोन, तो हेक्सागोन 6 साइडेड, इसमें है पेंटागन, तो पेंटागन 5 साइडेड फिगर होती है, ठीक है। तो अब इसके अलावा एक तो आपको साइड्स का इल्म होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या यूज होगा। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर आ रहा है, तो एक्सटीरियर की सूरत में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूलाज और साइड्स है, ये दो चीजें अगर आपको मालूम होंगी तो आप इजीली इनको सोल्व कर सकेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ साइड्स लिखेंगे, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पेंटागन, ठीक है। तो पेंटागन की साइड जो है इसको हम n भी कह सकते हैं, यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 5। अब फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देखें बुक पे पेज 177 पे एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो है वो ये होता है 360 ओवर n, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ईच का वर्ड उसने यूज किया, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है 360 डिग्री ओवर n। तो ये फॉर्मूलाज बेसिकली आपको आने चाहिए, ठीक है। साइड्स का इल्म होना चाहिए, कौन सा नेम की कौन सी साइड होती हैं, और दूसरा फॉर्मूलाज मालूम होना चाहिए। n क्या है 5, ठीक है, पेंटागन का 5 आ गया। अब 360 को सिंपली 5 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 360 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 72 डिग्री, ठीक है। तो हर एंगल जो है वो हमारा 72 डिग्री का होगा एक पेंटागन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 1260 डिग्री, हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव। तो इस क्वेश्चन में उसने इंटीरियर एंगल का सम दे दिया है कि एक जो पॉलीगॉन है उसके तमाम इंटीरियर एंगल का सम 1260 है। तो बताइए ऐसी पॉलीगॉन की साइड्स कितनी होंगी। तो अब हमें एंगल गिवन है, हमें एन मालूम करना है, साइड्स मालूम करनी है, ठीक है। तो एज यू नो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल है उसका वो इसके इक्वल होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम इसी फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन ये हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। और इसको हम n कह लेते हैं और ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसका, ऑफ अ पॉलीगॉन, और उसका फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा है, वो क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। अब ये देखें उसने हमें एंगल दे दिया हुआ है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर, ये हम गिवन डाटा में भी लिख लेते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और वो किसके इक्वल है 1260, ठीक है। तो ये हमने डाटा लिख लिया, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन ये हमें फाइंड करना है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल उसने दिया हुआ है, ये यहाँ पे आ गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन वो कितना है 1260, तो इसकी जगह पे पुट किया 1260 डिग्री इज इक्वल टू n-2, वैसे का वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 180 भी वैसे का वैसे ही। अब हमें n मालूम करना है, ये देखिए ये 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक वाली एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो
दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है और इधर बाकी रह जाएगा n-2। अब इसको इस पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1260 डिवाइडेड बाय 180, तो ये हमारे पास आ गया 7 इज इक्वल टू n-2। अब -2 इधर आके +2 हो जाएगा, ठीक है, और इधर बाकी रह गया n। अब 7 में 2 प्लस किए तो 9 इज इक्वल टू n। तो ऐसी पॉलीगॉन जिसके अंदर 1260 डिग्री एंगल हो, इंटीरियर एंगल, वो 9 साइडेड फिगर होगी, ठीक है। तो आपने सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल n-2 मल्टीप्लाई 180। तो जो उसने इंटीरियर एंगल दिया होगा वो यहाँ पे पुट करना है और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव, 9 साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD measurement AB is equal 10 centimeter, AD is equal 6 centimeter and measurement angle BAD is equal 45 degree. Calculate the area of ABCD। तो यहाँ पे देखें एक पैरेललोग्राम दी गई है ABCD। तो ये मैंने एक पैरेललोग्राम फिगर बना दी है, इसको नाम दे देते हैं जो सा नाम उसने फिगर में कहा है, ABC और D, ठीक है। ये हमने समझने के लिए ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे उसने मेजरमेंट AB की लेंथ दी है, AB जो है वो है 10 सेंटीमीटर और AD है 6 सेंटीमीटर। ये है AD, ये है 6 सेंटीमीटर, जबकि मेजरमेंट एंगल BAD। अब जब भी इस तरह से 3 लेटर्स के साथ एंगल लिखा होता है तो दरअसल जो मिड में लेटर होता है उस एंगल के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। तो एंगल A जो है वो 45 डिग्री का है, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है। अब वो ये कहता है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABCD। ये जो पूरी पैरेललोग्राम है, इस पूरी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करें, ठीक है। तो गिवन डाटा यहाँ पे लिख लेते हैं। मेजरमेंट AB उसने कहा है वो है 10 सेंटीमीटर, जबकि उसने कहा है कि AD जो है वो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल दिया हुआ है, मेजरमेंट एंगल BAD वो है 45 डिग्री, और जबकि हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये गिवन डाटा हमने लिख लिया। अब आपको ये जो है मालूम होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होती है उसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला देखें, बुक पे लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। इस फॉर्मूला की मदद से हम किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए बेस तो हमारे पास मौजूद है, वो है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट मौजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में हाइट रिक्वायर्ड है। तो हाइट हम इस फिगर की मदद से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लें, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि हाइट जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। ये जो है ये हमने एक हाइट जो है ज्यूम कर ली, ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं DE का, ABCDE, और इस सारे को हम कह लेते हैं एज, ठीक हो गया। तो अब हमें हाइट रिक्वायर्ड है। अब देखिए यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मजीद समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल इसी के अंदर ड्रॉ कर लिया है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये देखें, ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है ना, तो जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही होती है तो उसका ये जो एंगल यहाँ पे बनता है स्ट्रेट लाइन के साथ, वो 90 डिग्री का बनता है। और यहाँ पे एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, ये वाला। और ये वाली जो लेंथ है ये है 6 सेंटीमीटर, और ये हमें H फाइंड करना है, ठीक है। अब आपने यूनिट नंबर 6 में पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक दो साइड्स गिवन हो, एक साइड गिवन हो और एक एंगल गिवन हो, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर हम देखें साइन, कॉस और टेन को, तो साइन क्या होता है, साइन होता है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये देखें साइन की ही मदद से ये दोनों चीजें आ रही हैं, साइन परपेंडिकुलर आ गया एज और हाइपोटेन्यूज आ गया 6। तो इस फिगर के ऊपर इन ट्राइंगल ADE हम यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ADE, इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो AD है, मेजरमेंट AD वो है 6 सेंटीमीटर, और इसी ट्राइंगल के अंदर जो DE है, DE वो हमने लेट किया है एज के इक्वल, ठीक है। और इसी ट्राइंगल, और ये हमें फाइंड करना है, और इसी ट्राइंगल के अंदर जो एंगल A है, मेजरमेंट एंगल A है, वो हमारा किसके इक्वल है, 45 डिग्री के, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखें, जब ये दो साइड हमारे पास, ये साइड हमें फाइंड करनी हो, ये गिवन और एक एंगल गिवन हो, तो हम साइन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइन एंगल अप्लाई करेंगे, ठीक है। और साइन कौन सा एंगल अप्लाई करेंगे, ये वाला,
साइन मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल, साइन किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर के, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ये है, ये वाली लेंथ है, और इसका नाम क्या है, डी ई। तो यहां पे हम लिखेंगे मेजरमेंट डी ई ओवर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ए डी, तो नीचे आ जाएगा मेजरमेंट ए डी। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। साइन मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू क्या है 45, तो लिखा साइन 45 डिग्री इज इक्वल मेजरमेंट डी ई, तो डी ई क्या है एच, ये हमें फाइंड करना है, वैसे क्या वैसे, ओवर ए डी, तो ए डी क्या है 6 है, तो यहाँ पे आ गया ए डी की जगह 6 है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन 45 कैलकुलेटर से लेंगे, साइन 45, तो ये हमारे पास आ गया 0.7071 इज इक्वल टू आ गया एच ओवर 6, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, एच 1 जार एच इज इक्वल, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.7071 मल्टीप्लाई 6 है, तो इस तरह 8 एच जो है हाइट हमारे पास आ जाएगी 0.7071 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 पे, तो ये हमारे पास आ गया 4.2426 है, ठीक है। तो ये देखें हाइट हमारे पास आ गई है। अब हम सिंपली जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ किसका एरिया फाइंड करना था हमने, ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी पैरेललोग्राम का एरिया ए बी सी डी, वो किसके इक्वल होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब ये दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं पैरेललोग्राम की, ठीक है। ये बेस हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, तो बेस यहाँ पे लगाई 10 मल्टीप्लाई हाइट, और हाइट ये हमने फाइंड की है इसके अंदर से राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के उसके ऊपर जो है वो हमने साइन 45 लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो इक्वल आ गई है, हाइट इक्वल आ गई है 4.2426 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4.2426, तो ये हमारे पास आ गया है 42.4226 है, और बुक के लास्ट वाले ने बस इसको 42.42 तक ही लिखा हुआ है, तो इसलिए भी हाँ हम इसको इतना ही लिख लें तब फिर भी ठीक है, ठीक है। तो एरिया जो सा है हमारे पास यहाँ पे देखें, ये वाली साइड भी सेंटीमीटर में थी, ये भी सेंटीमीटर में थी, तो जो एरिया होता है ना उसमें स्क्वायर आता है, तो लिहाजा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है, और इस डाटा की वजह से फिगर ड्रॉ करनी है, और इसमें हाइट इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और इस फिगर को उठा के बाहर निकाल के तो इसको देखना है कि इसमें क्या क्या हमारे पास मौजूद है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर हमने जो सा है वो सारी चीज़ें देखी, तो हमें पता चला कि यहाँ पे साइन लगाने से हमें ये वाली साइड जो है वो मिल सकती है, तो हमने साइन लगाया और उसकी वजह से हमने हाइट निकाली, और फिर हमने पैरेललोग्राम के फॉर्मूला के अंदर ये दोनों चीज़ें, ये गिवन नहीं था, ये हमने फाइंड कर लिया, और बेस गिवन थी वो लगाई, हाइट जो आई वो लगाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इफ मेजरमेंट एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम फिगर है, उसका नाम है ए बी सी डी, तो ये यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसको हम नाम दे लेते हैं जो सा उसने कहा है ए बी सी एंड डी का, और वो कह रहा है इफ मेजरमेंट एंगल डी ए बी, तो ये जब इस तरह से 3 लेटर्स के साथ एंगल लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कि ये बिटवीन वाले एंगल की बात हो रही है, तो एंगल ए कितना है 70 डिग्री, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेजरमेंट एंगल, ठीक है। ये उसने एंगल गिवन में दिया हुआ है डी ए बी, और ये है 70 डिग्री, और क्या कह रहा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ ऑल अदर एंगल्स इन द पैरेललोग्राम, बाकी के तीनों एंगल्स क्या होंगे, यानी मेजरमेंट एंगल बी क्या होगा ये फाइंड करना है, मेजरमेंट एंगल सी क्या होगा ये फाइंड करना है, और मेजरमेंट एंगल डी क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा वे है इसको फाइंड करने का। सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, वो ये है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। तो मेजरमेंट एंगल ए किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल सी के, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए इक्वल है मेजरमेंट एंगल सी के, और इसके सामने हम प्रॉपर्टी लिख देंगे कि ये क्यों इक्वल हैं, रीजन लिख देंगे कि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अब मेजरमेंट एंगल ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है वो है 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री इज इक्वल मेजरमेंट एंगल सी आ गया 70 डिग्री, आर लिख के
मेजरमेंट एंगल सी इक्वल आ गया 70 डिग्री के, ठीक है। तो ये देखें, ये एंगल फाइंड आउट हो गया और ये भी आ गया 70 डिग्री के, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल लिखना है और ऑपोजिट में से जो सा गिवन है वो यहाँ पे लगाना है, तो इस तरह दूसरा एंगल हमारे पास आ गया, ठीक है। अब बारी आ जाती है बी और डी की, ठीक है। अब बी और डी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस ए का सहारा लेंगे। ये देखें, ये ए जो भी एंगल जो है ना वो एक लाइन के ऊपर बन रहे होते हैं ना, उनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। यानी मेजरमेंट एंगल ए और ये जो हमारे पास मेजरमेंट एंगल डी है, इसको भी हम 180 के इक्वल लिख सकते हैं, और ये जो मेजरमेंट एंगल ए है और ये जो मेजरमेंट एंगल बी है, इसको भी हम 180 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एंगल एक लाइन के ऊपर बन रहे होते हैं, हम उनको कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो आप एंगल ए को बी के साथ लिख सकते हैं या ए को डी के साथ लिख सकते हैं। हम ए को बी के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी, और ये दोनों का एडिशन किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसी प्रॉपर्टी की मदद से देखें, ए एंगल हमारे पास गिवन है तो यहाँ ए की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है 70 प्लस मेजरमेंट एंगल बी आ गया इज इक्वल आ गया 180 डिग्री, ठीक है। अब बी हमें फाइंड करना है, ए तो हमारे पास पहले से मौजूद है, तो बी फाइंड करना है, तो 70 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 70 डिग्री, तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 110 आ जाएगा। 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 7 1 और 1 आ गया, ठीक है। तो ये देखें मेजरमेंट एंगल बी कितना आ गया 110। अब देखें ये दोनों ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल है ना, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल जो बी है वो फिर किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल डी के, ठीक है। और इसकी रीजन क्या है, ये ऑपोजिट एंगल है, जो सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे लिखी थी, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और रीजन ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा एंगल हमारे पास गिवन है, ये बी वाला, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, वो है 110 डिग्री और इज इक्वल आ गया मेजरमेंट एंगल डी, आर लिख के मेजरमेंट एंगल डी इक्वल आ गया 110 डिग्री के, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास सारी एंगल्स आ चुकी हैं, ठीक है। एंगल ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी और डी भी। लास्ट में हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट एंगल ए है वो इक्वल आया है 70 के, ठीक है, 70 डिग्री के। मेजरमेंट एंगल बी जो है वो इक्वल आया 110 के, और मेजरमेंट एंगल जो सी है वो इक्वल आ गया है 70 डिग्री के, और एंड द लास्ट मेजरमेंट एंगल डी जो है वो इक्वल आ गया है 110 डिग्री के, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे एंगल जो से हैं वो फाइंड कर लिए। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इस एंगल की मदद से हमने ये वाला निकालना है, ये ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल लिखने हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से हमारा ये वाला एंगल निकल आएगा। फिर हमने एंगल ए में बी को प्लस करना है और इक्वल लिखना है 180 के, और इसकी रीजन लिखने के एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे जोन सा गिवन हो वो पुट करना है और इससे बी निकल आएगा। तो अगर बी निकल आया तो बी और डी आपस में ऑपोजिट हैं, तो इसकी रीजन हम लिखेंगे बी और डी ऑपोजिट एंगल, और बी गिवन होगा तो बी यहाँ पुट करेंगे, उससे डी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह लास्ट पे हम लिख देंगे ए बी सी और डी के एंगल्स ये होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से कबल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं टेसिलेशन। टेसिलेशन इज अ पैटर्न ऑफ शेप्स दैट फिट टुगेदर परफेक्टली। ये एक ऐसा पैटर्न होता है शेप्स का जो कि आपस में फिट हो जाता है एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पे। जैसे ये देखें, ये बिल्कुल एक तरतीब के साथ देखें, ये फिट होगी हुई हैं तमाम की तमाम फिगर्स विदाउट एनी गैप्स, इनके दरमियान में कोई गैप भी नहीं होता, आर ओवरलैप्स, और ना ही एक फिगर दूसरे के ऊपर चढ़ी होती है, ठीक है। जैसे ये देखें, ये एक अगर ट्रायंगल है तो एक दूसरी ट्रायंगल ये है, ठीक है। तो अगर हम एक ट्रायंगल ये बनाएं और एक ट्रायंगल इस तरह से इसके ऊपर बना दे ऐसे, तो ये ओवरलैप कर जाती है। वो कहता है ओवरलैप भी नहीं होनी चाहिए। कवरिंग अ प्लेन, तो एक प्लेन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाएं। दी शेप्स कैन बी रिपीटेड इनफाइनाइटली टू क्रिएट अ रिपीटिंग पैटर्न, तो ये शेप्स आपस में मिलती जाएं इनफाइनाइटली, लामहदूद दफ़ा रिपीटिंग पैटर्न के साथ, ठीक है। ये देखें, ये एक फिगर जुड़ी, ये दूसरी फिगर, ये तीसरी, ठीक है। 1 2 3 4, ये टोटल जो है 1 2 3 4 5 6, तो 6 शेप्स वाली फिगर जो है वो हेक्सागोन होती है, हमने अभी पढ़ा है। तो ये हेक्सागोन, एक हेक्सागोन, दूसरी हेक्सागोन, तो ये आपस में मिलती गई हैं,
तो ये टेसिलेशन बन गई है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं टेसिलेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ सिंगल शेप और अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स। ये या तो एक ही शेप को बार बार जोड़ के बनाई जा सकती है या फिर डिफरेंट शेप्स के कॉम्बिनेशन से भी बनाई जा सकती है। जैसे यहाँ पे देखें तो एक ही शेप को बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए इसका नाम रेगुलर टेसिलेशन है। और यहाँ पे एक शेप नहीं है बल्कि डिफरेंट शेप्स हैं। ये देखें, ये एक अलग शेप है, ये उसके बाद ये एक अलग शेप है, फिर ये एक अलग शेप है, ये एक अलग शेप है, इसी तरह नीचे फिर इधर, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप्स को जो है वो कॉम्बिनेशन करके बनाई गई है। दे कैन रेगुलर और इरेगुलर, ये रेगुलर भी हो सकती हैं और इरेगुलर भी हो सकती हैं। दे कैन एग्जिबिट वेरियस सिमेट्रीज एंड पैटर्न्स, और ये मुख्तलिफ सिमेट्रीज और पैटर्न्स के साथ बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो टेसिलेशन आपने देख लिया। टेसिलेशन ऐसी फिगर होती है जो कि परफेक्टली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है, जिनके दरमियान ना गैप्स होता है ना ही वो ओवरलैप कर रही होती हैं, ठीक है। और दो तरह की टेसिलेशन होती है, एक रेगुलर एक इरेगुलर। रेगुलर में जो है वो एक ही तरह की शेप्स को बार बार आपस में जोड़ के डिज़ाइन किया गया होता है, और इरेगुलर में डिफरेंट टाइप्स की शेप्स को इकट्ठा करके तो एक कॉम्बिनेशन के साथ एक पैटर्न में एक सिमेट्री के साथ बनाया गया होता है। रहमान क्वेश्चन नंबर 4 के आने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर in half diagonally and then attaching a right angle triangle to the hypotenuse of each half। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने जो है सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड किया है कि टेसिलेशन क्या है, वो तो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे इसमें ये बताना है, एक्सप्लेन व्हाई दिस शेप कैन टेसिलेट, कि ये जो उसने ये बात की हुई है ऊपर की एक शेप जिसको स्क्वायर से कट किया जाए और उसके जो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी उसके हाइपोटेन्यूज को अटैच किया जाए, तो जो शेप बनेगी क्या वो टेसिलेट है। एंड कैलकुलेट द एंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप, जो न्यू शेप बनेगी क्या उसके एंटीरियर एंगल का जो सम है वो क्या होगा, ठीक है। तो दो चीजें इसमें हमें फाइंड करनी है, एक व्हाई दिस शेप कैन टेसिलेट और दूसरा कैलकुलेट द एंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप। सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि व्हाई दिस शेप कैन टेसिलेट। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने 4 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अ शेप इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेक अ स्क्वायर, ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। टेक अ स्क्वायर, स्क्वायर वो शेप है जिसके तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। फिर वो कह रहा है कटिंग इन हाफ डायगोनली, इसको डायगोनल से हाफ कट कर दे। डायगोनल इस इधर को भी हो सकता है और डायगोनल जोन से है वो इस साइड को भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही स्क्वायर के डायगोनल हैं, ठीक है, चाहे आप इधर को कर लें चाहे इधर को। तो कह रहे हैं इसको कट करें, ठीक है, कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगोनली, और इसको हमने इसको कट कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज इस तरह से कट किया तो ये हमारे पास एक शेप आ गई, और इसको कट करने से एक शेप दूसरी ये बन जाएगी, इस तरह से दो शेप्स बन जाएंगी, ठीक है। अटैचिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ, तो ये देखें ये दो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गई हैं, ठीक है। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है और एक ये राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक हो गया। कट द स्क्वायर डायगोनली इनटू 2 राइट एंगल ट्राइंगल, हमने स्क्वायर को कट किया और कट करने से क्या हुआ, 2 राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल गई, एक ये, ठीक हो गया। ये दो स्टेप समझ आ गए, एक स्क्वायर लिया, कट द स्क्वायर डायगोनली इनटू 2 राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या किया, अटैच हाइपोटेन्यूज ऑफ दीज राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल को इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। ये है ना, तो इसको जब हम इसके साथ दूसरे के साथ अटैच करेंगे तो इसको जो सा है वो मैं मार्कर के साथ बना लेता हूँ, ठीक है। ये हम अटैच कर लिया इसको इसके साथ ऐसे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया अटैच हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज ये है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपको पता है 90 डिग्री के सामने जो एंगल होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, इसका ये है, इसका ये है। अटैच हाइपोटेन्यूज ऑफ दीज राइट एंगल ट्राइंगल्स, इन दोनों हाइपोटेन्यूज को जब हमने अटैच किया वी विल गेट अ शेप ऑफ काइट। तो ये देखें अगर हम इस शेप को थोड़ा सा ऐसे करें, ठीक है, तो ये एक काइट की तरह शेप जोन सी है ना वो बन जाती है, ठीक है। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखें मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ना रोटेट किया है जस्ट, ठीक है। तो रोटेट किया तो ये देखें एक काइट की तरह जो है ना वो शेप ऐसे बन गई है, ठीक है। एक 90 डिग्री का एंगल ये है और दूसरा इधर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक काइट की शेप बन जाएगी, ठीक है। ये थर्ड स्टेप में हमने ये लिखना है कि अटैच हाइपोटेन्यूज ऑफ दीज राइट एंगल ट्राइंगल वी विल गेट अ शेप ऑफ काइट, तो हमें एक काइट की शेप मिल जाएगी। दिस शेप कैन टेसिलेट because the sides of the shape align exactly due to the congruence of the triangle। ये शेप टेसिलेट है करती है, ठीक है,
कैसे टेसिलेट हो सकती है कि इधर वाली ट्रायंगल की सारी साइड्स इधर वाली ट्रायंगल की सारी साइड्स के कांग्रुएंट है, ठीक है। कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि इधर वाली ट्रायंगल में देखें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। इस बिना पर हम कह सकते हैं कि साइड्स ऑफ द शेप विल अलाइन एग्जैक्टली ड्यू टू द कांग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो इन 4 स्टेप्स की बेस पर हम कह सकते हैं कि दिस शेप कैन टेसिलेट। अब अगली बात है कैलकुलेट एंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप। इस शेप का इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। अब देखें इस शेप की टोटल साइड्स कितनी है, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4 जो है वो इसकी साइड से बनी है। तो हमने यहाँ पे इंटीरियर एंगल को फाइंड करने का, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल को फाइंड करना है। इंटीरियर एंगल के बारे में उसने पूछा है, सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप। ये जो न्यू शेप बनी है इसका इंटीरियर एंगल क्या होगा, ठीक है। तो उस इंटीरियर एंगल के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप, इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप इज इक्वल टू, तो क्या फॉर्मूला है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे n हमने देखा है, देखें हमारी जो साइड्स बनी है वो कितनी बनी है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम n की जगह 4 पुट किया, -2 मल्टीप्लाई 180 और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 180। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमारे पास आ गया 360 डिग्री, ठीक हो गया। तो इस तरह से इन 4 स्टेप्स की मदद से आपने इस बात को प्रूव कर देना है कि वाई दिस शेप कैन टेसिलेट। तो ये 4 स्टेप लिखेंगे तो इससे प्रूव हो जाएगा कि ये शेप टेसिलेट करती है। और कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप, तो इस तरह से इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा के इन साइड्स को काउंट करके जब यहाँ पे देखा जाएगा तो आंसर आ जाएगा। वैसे भी देखें जब ये हमारे पास शेप है इसको दरमियान से कट किया जाए तो यहाँ पे इधर ये 45 डिग्री इधर हो जाता है, ठीक है। ये देखें ना यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है ना इस जगह पे, ठीक है। तो जब इसको डायगनली हाफ से कट किया जाए तो 45 इधर बन जाता है, 45 इधर बन जाता है। तो 45 90 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 90 इधर है, 180 हो गया। फिर इसी तरह 45 इधर है, 45 इधर है, तो इस तरह 90 इधर है और फिर 90 इधर है, ठीक है। तो 90 90 180 180 90 270 और 270 प्लस 90 जो है वो 360 हो जाता है। 270 प्लस 90 360, ठीक है। तो इस तरह से बुक के लास्ट पे उसने जो आंसर लिखा हुआ है उसने बड़ा सिंपल सा लिख दिया हुआ है, द शेप कैन टेसिलेट विद इंटीरियर एंगल समिंग टू 360 डिग्री, ठीक है। बाकी जो इसका अगर आप इसको इस अंदाज से करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है, चेक करने वाले की तरफ। और अगर आपके टीचर्स आपको कोई सिंपल वे पढ़ाते हैं और सिंपल वे से करवाते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। रहीम क्वेश्चन नंबर 5 की यानी चलते क्वेश्चन नंबर 5 है, अ टेसलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। इस एक बेसिक शेप को रिपीट कर करके एक टेसलेशन बनाई गई है, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि टेसलेशन क्या होती है, फिगर्स को आपस में जोड़ जोड़ के जो एक पैटर्न, एक प्लेन जो है वो बनाया गया होता है विदाउट गैप्स, विदाउट ओवरलैप्स, ठीक है। द बेसिक शेप इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और जिस शेप को जोड़ जोड़ के एक टेसलेशन क्रिएट की गई है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, विद साइड्स ऑफ लेंथ 3 4 एंड 5। और उस राइट एंगल ट्राइंगल की उसने साइड्स बता दी हैं। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन नीडेड टू क्रिएट अ टेसलेशन। कितनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन चाहिए, यानी कितनी राइट एंगल ट्राइंगल को जिनकी ये लेंथ हो उनको आपस में जोड़ा जाएगा तो एक जो है वो पूरी टेसलेशन बन जाएगी। दैट कवर्स अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है। वो यानी कि उसने बताया कि टोटल जो एरिया है वो है 3600 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक है, इतने ए स्क्वायर यूनिट्स है। तो इतने एरिया के अंदर जो है वो कितनी टेसलेशन जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल कितनी जो है वो बनाई जाएंगी। तो हमें वो राइट एंगल की तादाद जो है वो फाइंड करनी है कि जिनकी मदद से इतना एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले डाटा लिखते हैं। यहाँ पे हम समझने के लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली, उसकी उसने लेंथ दी हुई है 3 4 एंड 5। अब आपने याद रखना है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो है वो जो सबसे ग्रेटर साइड होती है ना वो हाइपोटेनियस होती है और वो 5 है, तो 5 यहाँ पे आएगा। इन दोनों को आप 3 4, आप इसको 4 रख लें, इसको 3 रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको 3 कह लेते हैं, इसको 4 कह लेते हैं,
ठीक है, लेकिन जो सबसे लार्जर साइड है वो हमेशा हाइपोटेनियस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिख ले लेंथ ऑफ बेस, और वो क्या है 3, ठीक है, और लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है, तो हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस, इसके स्पेलिंग होते हैं TENUSC। लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस वो क्या है 5, और जबकि ये हमारे पास हाइट दी हुई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ हाइट, और वो क्या है हमारे पास 4। ठीक हो गया, तो ये हमने इस फिगर की मदद से डाटा लिख लिया। इसके अलावा उसने क्या दिया हुआ है, उसने ये एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ टेस्लेशन। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे एरिया ऑफ टेस्लेशन, एरिया ऑफ टेस्लेशन लिख लेंगे, और एरिया ऑफ टेस्लेशन जो है वो हमारे पास इक्वल है, उसने दिया हुआ 3600 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 3600 यूनिट्स आ गया। तो अब सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हम ऐसा करेंगे कि ये जो एक ट्रायंगल है इसका एरिया निकालेंगे। जब इसका एरिया निकालेंगे तो पूरे एरिया को इस एक ट्रायंगल के एरिया पर डिवाइड करेंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि इस तरह की कितनी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो 3600 यूनिट्स का एरिया कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल उसने गिवन में दी हुई है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला जुबानी मालूम होना चाहिए, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मूला होता है किसी भी जो है वो ट्रायंगल का एरिया मालूम करने के लिए, 1/2, और बेस हमारे पास क्या है, बेस है वो है 3, तो यहाँ पे लगाया 3 मल्टीप्लाई हाइट, तो हाइट यानी ये जो इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, और हाइट है वो हमारे पास है 4, तो यहाँ पे आ गया 4। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 1/2 आ गया और 3 4 आर 12, और इसको डिवाइड करें तो 2 1 2 2 6 आर 12, तो आ गया 6 यूनिट्स है। ठीक है, तो 6 यूनिट जो है वो एक जो ट्रायंगल है वो इतने यूनिट जो है वो एक ट्रायंगल जो है वो कवर करती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एरिया को इस एक ट्रायंगल का जो एरिया है उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन नीडेड टू क्रिएट अ टेसेलेशन वो आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस ट्रायंगल। ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रायंगल्स। ठीक है, कि कितनी ट्रायंगल जो है वो हमारे पास होंगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, टोटल एरिया को डिवाइड करना है एक ट्रायंगल के एरिया पर। ठीक है, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। ठीक है, दो फॉर्मूला इसके अंदर हमने यूज किए हैं, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का एरिया, और एक नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो टोटल एरिया उसने जैसे कि गिवन में दिया हुआ था, एरिया ऑफ टोटल टेसेलेशन 3600, तो यहाँ पे आ गया 3600 ओवर एरिया ऑफ वन ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल हमारे पास क्या आया है 6 यूनिट, तो यहाँ पे आ गया 6 है। अब 3600 को 6 पे डिवाइड कर देंगे, 3600 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास आ गया 600, यानी 600 जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल होंगी, तो उससे 3600 स्क्वायर यूनिट्स का एरिया कवर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली क्या करना था, जो उसने राइट एंगल ट्राइंगल एक का डाटा दिया हुआ था वो लिखना है, उसकी मदद से हमने एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और फिर इस फार्मूला की मदद से हमने मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन नीडेड टू क्रिएट अ टेसेलेशन, वो नंबर ऑफ टेसेलेशंस फाइंड कर लेनी है रिफ्लेक्शंस की, जिनसे 3600 यूनिट्स का एरिया कवर होता है।